बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ठीक नहीं था, 2 दिन बीमार था और वो एक हादसा हो गया था। वो कभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे ज़रूर बताऊँगा कि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ ना हो और उससे कैसे आपने अवॉइड करना है। बहरहाल अभी आ जाते हैं खबर की तरफ, और बहुत बड़ी खबर है और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये इंडिया के बहुत सारे अखबारात ने इस खबर को छापा है। चीन को लेकर उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो उनका अखबार है डीएनए इंडियन अखबार है। वो ये कह रहे हैं कि चाइना पुट्स अप लाउड स्पीकर्स एट फिंगर 4 एरिया ऑफ पैंगोंग लेक, प्ले पंजाबी सॉन्ग्स टू डिस्ट्रैक्ट इंडियन ट्रूप्स। कि चाइना जो है उसने फिंगर्स का जो एरिया है लद्दाख में और पैंगोंग लेक के पास का जो इलाका है, इन 2 इलाकों में चाइनीज़ फौजियों ने बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए और वहाँ पे पंजाबी गाने चला रहे हैं। अब चाइनीज़ तो इंडियंस को समझ नहीं आती ना, और पंजाबी चाइनीज़ को समझ नहीं आती, तो फिर चाइनीज़ ने पंजाबी गाने क्यों लगा दिए वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। तो चाइनीज़ ने जी पंजाबी गाने लगा दिए और इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये हमारे फौजियों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी तवज्जो को ख़राब कर रहे हैं, उनका फोकस ख़राब कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो पंजाबी गाने लग गए जी बॉर्डर के ऊपर, और चाइनीज़ फौजियों ने लगाया और बहुत जदीद और बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेके आए और उनका मुंह कर दिया उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की इंडिया वाली साइड पे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इंडिया वाली साइड पे, और बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए। उन लाउड स्पीकर के ऊपर जो है वो खाली पंजाबी गाने नहीं चल रहे, और भी कुछ चल रहा है। और कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये टैक्टिक्स नया नहीं है चाइना का। 1962 में भी उन्होंने हमारे फौजियों के साथ यही किया था, वो पंजाबी गाने लगाते थे और जो इंडियन फौज में मौजूद सिख हैं वो उससे खुश हो जाते थे। इवन इस हाइट के ऊपर जाके हुए सिख जो है वो मैदानी इलाकों से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, तो पंजाब में ज़रा हाइट्स कम है, तो जब वो पहुंचते हैं उधर हाइट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर इफेक्ट होता है। जो लोग ऊंची जगहों पे गए हैं, मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैं तो 21,000 फुट तक की बुलंदी पे गया हूँ सियाचिन में, तो मुझे पता है कि वहाँ जाके आपकी याददाश्त भी ठीक तरीके से काम नहीं करती। आप ये भूल जाते हैं कि आप किस जगह पे हैं। जब मैं गया था सियाचिन में उस हाइट के ऊपर, मैं 2 दिन वहाँ मैंने गुजारे और मुझे वो इग्लू के अंदर रहने का भी जो है वो एक एक्सपीरियंस हुआ। आपको एक तस्वीर भी अपनी दिखाता हूँ कि उस हाइट के ऊपर मैंने पाकिस्तानी परचम थामा हुआ है और मैं 2 दिन मैंने वहाँ पे उस एरिया में गुजारे। तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ग्लेशियर्स होते हैं और हवा जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत कम ऑक्सीजन होती है। आपका लगातार सर दर्द होता रहता है अगर आप नए गए हैं तो एक्लामेटाइज होने में, या वहाँ के मौसम के मुताबिक और वहाँ की हाइट के मुताबिक और उस ऑक्सीजन के मुताबिक आपको एडजस्ट करने में अपनी बॉडी को, या उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करने में आपको 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। तो वहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं, आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है क्योंकि बड़ी थिन बारीक हवा होती है वहाँ पे, वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। आप जितना मर्जी सांस लें आपका सांस ख़त्म नहीं होता। आपके दिमाग को ऑक्सीजन जब कम मिलती है तो आपकी याददाश्त भी मुतासर होती है। और ये काम आपके साथ ना कई लोगों के साथ 7,000 फुट से शुरू हो जाता है, कईयों के साथ 10,000 फुट से शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 20,000 क्रॉस करके गया था। मैं मुझे बहुत ऊपर लेके गए थे पाक फौज के लोग, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे आखिर जगह तक लेकर गए और मुझे दिखाया कि दुनिया के किस मुकाम पे, किस जगह पे ये लड़ाई कर रहे हैं सियाचिन में इंडिया के साथ। दुनिया का सबसे बुलंद मुकाम है जहाँ पे लड़ाई हो रही है। अब जो भारत के ये जो सिख फौजी हैं, ये जब इतनी हाइट के ऊपर चले जाते हैं और जब इनको पंजाबी गाने मिलते हैं, मैं आपको अपनी बात एक बता देता हूँ कि मुझे वहाँ नींद का झोंका आया। तो जैसे ही मैं वापस जागा तो मैं वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं टेक लगा के बैठा हुआ था और सामने सूरज की रोशनी थी। आप वो डायरेक्ट रोशनी आप ले नहीं सकते वहाँ पे, आपको ब्लैक ऐनक पहननी पड़ती है, फिर आपको अपना चेहरा भी ढकना पड़ता है। वहाँ सन बर्न बहुत बुरी तरह हो जाता है, बादल तो है नहीं, तो सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, तो सन बर्न आपको हो जाता है, अक्सर फौजियों को होता है। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए मुझे झोंका आया, तो जब मैं उठा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, यानी मैं बहुत पीछे चला गया था। तो मैंने वहाँ फौजियों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे कोई पैगाम भी आता है ना तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत उतनी तेज़ नहीं होती, आप भूलते हैं चीज़ों को और आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों के ऊपर। आपको जो पैगाम आता है आप लिखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि ये पैगाम आया नीचे से। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ मैं ताश खेल रहा था फौजियों के साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा उनके साथ एंटरटेनमेंट करते हैं। तो जब हम ताश खेल रहे थे तो वो मुझे गेम याद करने में मुश्किल हो रही थी कि ये गेम कैसे खेलते हैं। तो ये आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है हाइट पे जाके। तो इंडियन फौजी जो इतनी हाइट के ऊपर गए लद्दाख में, ये जो सिख हैं ये मैदानी इलाकों के फौजी हैं, ये आदी नहीं होते इस इलाके के, तो जब वो लगाते हैं पंजाबी गाने तो ये ऑटोमेटिकली रक्स शुरू कर देते हैं। तो जब ये रक्स करते हैं उसके ऊपर ज़रा थोड़े इनके पाँव शाँव हिलते हैं
तो इंडियन फ़ौज में बड़ी बेचैनी आती है कि ये सिख उनकी तरफ है या हमारी तरफ है। तो वो इस किस्म के कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो उनका फोकस ख़राब होता है। और ये चाइनीज़ फ़ौज का एक वॉर टैक्टिक्स के अंदर एक चीज़ है। इसकी एक तफसील मैं आपको ये बताता हूँ कि एक और अखबार है, वो भी इसके बारे में लिख रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि चाइना बेल्ट आउट पंजाबी नंबर्स मतलब पंजाबी गाने फॉर इंडियन सोल्जर्स एट लद्दाख। अच्छा, और ये इट इज़ अ 62 ट्रिक को वो कहते हैं कि 1962 में जब जंग हुई थी तब भी चाइना ने यही ट्रिक इस्तेमाल किया था और ये ट्रिक अब वो दोबारा इस्तेमाल कर रहा है। इसमें वो ये कहते हैं कि एक चाइनीज़ मिलिट्री का बड़ा स्ट्रेटजी बनाने वाला एक एक्सपर्ट आदमी था और उसका वॉर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप थी। तो उसने माजी में एक किताब लिखी थी, इस आदमी का नाम था सन टुजू इस आदमी का नाम था, और इसने किताब लिखी थी और ये बड़ी मशहूर हुई थी किताब, द आर्ट ऑफ वॉर, कि जंग लड़ने का जो आर्ट है, जो फन है, वो क्या है। उसके अंदर इसने बहुत सारे टैक्टिक्स बताए थे कि आपने जिस इलाके में जाना है उस लोगों के कल्चर को आपने समझना है, आपने किस तरीके से उनको जंग में एंगेज करना है, उनके बीच की डिवाइड को कैसे समझना है कि अगर मुख्तलिफ नस्लों के लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, यानी इंडियन फौज में पंजाबी भी हैं, मराठी भी हैं, उनके गोरखा भी हैं, उनके जो है वो दिल्ली से भी जाते हैं, उनके मुख्तलिफ इलाकों से फौजी आते हैं, तो उनको समझना, उनके बीच की डिवाइड को समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये किसी भी फौज से जब आप लड़ने, देखिए चाइना के अंदर आपको पता ही नहीं है कि उनके कितने तबकात हैं, कोई और रीजन है, कोई कहाँ से आया, कोई क्या, आप उनके अंदर की डिवाइड ढूंढ नहीं सकते चाइना फौजी के अंदर, कि चीनी फौजियों की ज़बान भी सबकी एक है, वो दिखते भी एक जैसे हैं, शक्लें भी एक जैसी हैं, और वो बोलते भी एक तरह के ही हैं, वो लड़ते भी एक साथ हैं, जिस्मानी तौर पे भी एक ही तरह के हैं, तो वो उनमें डिवाइड ढूंढना मुश्किल है। अब इंडियन फौज के अंदर आप बड़े आराम से ढूंढ लेते हैं कि ये गोरखा होगा, ये मराठी होगा, ये जो है ये इनका उर्दू स्पीकिंग वाला होगा, ये जो है ये इनका जो है वो साउथ का है, ये जो है ये नॉर्थ का है, ये पंजाबी है, तो ये इनका मुसलमान है, तो वो आप बड़े आराम से उसको पहचान लेते हैं। इंडियन फौज में बेशुमार जो है वो डाइवर्सिटी है, बहुत बेशुमार अलग अलग किस्म के फौजी हैं उसके अंदर, लेकिन चाइना के वो सारे आपको यूनिट लगते हैं एक ही तरह के। तो उन्होंने वहाँ पे जब वो लगाते हैं पंजाबी गाने, तो फिर वो पंजाबी जो हैं इतनी हाइट के ऊपर उनको समझ नहीं आती, वो सुबह उठते हैं तो पंजाबी गाने चल रहे होते हैं, तो वो आपको पता है सिख जो है वो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा झूम जाते हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइड पैदा हो जाती है इंडियन फौज के अंदर, और चाइना का ये एक टैक्टिस है, और उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि हमारी फौज को हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा फोकस करें और हमारी फौज बहुत अच्छा फोकस करेगी, ये उनका कहना है। दो एरियाज उन्होंने कहे, एक तो पैंगोंग टसू लेक जो है वो उसके पास एक एरिया है जहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर उन्होंने ला के लगाए, और यहाँ पे जो लगाए हैं वो 29 और 30 अगस्त को इन्होंने ला के लगाए, और तब से अब तक बेहतरीन गाने चल रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा फिंगर 4 की जो हाइट्स हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर और बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाँ लेके आए हैं चाइनीज़, जिनको वो सोलर से चार्ज करते हैं, वहाँ पे तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में गाने लगाते हैं उनको। अच्छा, सिर्फ गाने नहीं लगा रहे, एक और काम भी कर रहे हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ, एक सेकेंड। ये जी एक और अखबार है, और ये अखबार है जी टाइम्स नाउ। ये टाइम्स नाउ न्यूज़ जो है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि चाइनाज साइकोलॉजिकल वारफेयर टैक्टिस, के जो दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकली एक वारफेयर टैक्टिस है चाइना का, वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, और उन्होंने सेटअप कर दिए लाउड स्पीकर एट फिंगर 4 और प्ले कर रहे हैं पंजाबी सॉन्ग्स फॉर इंडियन ट्रूप्स। अब चाइना को तो नहीं आती ना पंजाबी, वो अपने लिए थोड़ी लगाएंगे ये वाला गाना। अगर आप कभी यहाँ पे जाए ना, जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर है सारा, राजस्थान, इंडिया में राजस्थान है, हमारे यहाँ चोलिस्तान वाले इलाके हैं, यहाँ से अगर आप डेजर्ट से शुरू हो जाएं, मैंने ये सारा ट्रेवल किया हुआ है, ये डेजर्ट के साथ कंगनपुर आ जाएं, कंगनपुर से आप ये दाखिल हो जाएं, ये सारा एरिया आप गुजरते हुए मुजफ्फरगढ़, कंगनपुर, यहाँ से आते हुए दरिया सतलुज के साथ साथ कसूर, और कसूर से आप आगे चले जाएं सियालकोट नारोवाल वाली साइड पे और ऊपर कश्मीर तक। तो इन सारे बॉर्डर्स को मैंने विजिट किया है और ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने देखी है। यहाँ पे ना सुबह सुबह इंडियन बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स के ऊपर अपने भजन लगा देते हैं, और वहाँ पे कभी अगर मैं परमिशन लेके जाऊँ किसी शिकार के लिए, या वैसे ही मैं उस जगह को देखने के लिए जाऊँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची सुबह के वक्त ना हिंदू अपने भजन लगाते हैं बहुत ऊंची आवाज़ के अंदर, और ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर्स का मुंह उन्होंने पाकिस्तान की तरफ किया हुआ है, और वो इधर से जो है ये इनकी मसाजिद है, क्योंकि करीब तो मुसलमानों की अजान होती है सुबह, तो इस पर बड़ा सख्ती से इन्होंने कहा हुआ है कि हमारी अजान के वक्त आप भजन नहीं चलाएंगे। तो वो सुबह सुबह अपने फिर बाद में भजन चलाते हैं, और वो भजन जो है वो इधर पाकिस्तान में सुनाई देता है। तो इसी तरह बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर जो हैं वो चाइना ने लगाए, और चाइना ने लगाए सिर्फ और सिर्फ इंडिया को सुनाने के लिए हैं। अच्छा, उन लाउड स्पीकर के ऊपर और क्या काम हो रहा है, एक तो पंजाबी सॉन्ग वो सुना रहे हैं,
क्योंकि सिख फौजियों से उनको प्रॉब्लम रहता है चाइनीज़ को कि ये लड़ते हैं ना तो ये बेजिगरी के साथ लड़ते हैं, और सिख फौजी ही हमेशा नुकसान करता है चीनी फौजियों का, अगर करता है तो। अव्वल तो सिख बहुत दूर होते जा रहे हैं इंडिया से, बहुत सारे सिखों ने फौज भी छोड़ दी है, और कुछ सिख जो रह गए हैं वो कमिटेड बहुत हैं, और चाइना को पता है कि ये वो फौजी है जो मुकाबला करेगा, मैदान से भागेगा नहीं। सिख बहुत तगड़ा होता है, वो मुकाबला करता है, वो भागता जल्दी नहीं है। तो इस वजह से वो सिखों के और इनके बीच में एक डिवाइड पैदा हो जाती है। जब पंजाबी गाने लगते हैं इतनी हाइट के ऊपर और वहाँ पे दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, तो फिर सिख भी जो है वो झूम जाते हैं। तो उसके ऊपर उनकी अपनी फ़ौज के अंदर ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आ जाएं कि इसके अलावा चाइनीज़ फ़ौजी उनके साथ क्या कर रहे हैं। ये एक जी न्यूज़ ने भी इसके ऊपर खबर दी है, एग्जैक्टली ऐसी ही दी है कि चाइना पंजाबी सॉन्ग चलाई जा रहा है वहाँ पे, और हमारे फौजियों की तवज्जो भड़काने की कोशिश कर रहा है। कौन से पंजाबी गाने चला रहा है, आपको एक वीडियो में वो गाने भी सुनाएंगे जो चाइना चला रहा है। मैंने मंगवाए हैं वो गाने, इंशाल्लाह मुझे मिल जाएंगे तो आपको बताएंगे कि इंडियन फौजियों को चाइना कौन से पंजाबी गाने सुना रहा है, और वो टेप भी आपको सुनवाएंगे जो चाइना सुनवा रहा है बाकी इंडियन फौजियों के लिए। एक और टेप सुनवा रहा है, और इसका जो मेन तस्करा है वो 2-3 अखबारात के अंदर आया इंडिया की तरफ से। इंडिया के एक साबिक आर्मी चीफ बता रहे हैं कि 1962 में भी ऐसा ही हुआ था। ना सिर्फ ये पंजाबी गाने हमें सुनाते थे, बल्कि ये एक और काम करते थे, ये हमें मैसेजेस रिकॉर्ड इन्होंने किए हुए थे हिंदी ज़बान में, और ये बॉर्डर से सुनवाते थे, और उसका सिलसिला अब दोबारा शुरू हो गया है। वो मैसेज ये था कि आगे सर्दी आने वाली है, तुम्हें तो गर्म खाना भी नहीं मिलता, और तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हें यहाँ पहाड़ों के ऊपर छोड़ दिया है बेयारो मददगार, तुम्हारे लिए पीछे से कोई मदद भी नहीं आ रही। हमारे पीछे पूरी चाइना की आवाम और हुकूमत खड़ी है। क्या तुम्हारे लोग और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे पीछे खड़ी है? क्या वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? क्या उन्होंने तुम्हें पूरी सहूलतें दी हैं यहाँ पे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़े होने के लिए? तो उनका मोराल डाउन करने के लिए उनकी जो कमियां हैं भारतीय फौज की, कि आपको गर्म खाना नहीं मिल रहा, अच्छी खुराक नहीं मिल रही, अच्छा लिबास नहीं मिल रहा, अच्छे हथियार नहीं मिल रहे, आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, आपको अच्छा बूस्टअप नहीं मिल रहा, आपके पीछे से आपकी जो हुकूमत है वो मौजें कर रही है दिल्ली के अंदर। वो उसमें बताते हैं कि जो दिल्ली के अंदर इनकी हुकूमत है उनके बारे में वो बताते थे कि वो आज उन्होंने वहाँ दावत की है, उन्होंने आज ये खाया वो खाया, तुम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, तुम लोग बॉर्डर पे पड़े हुए हो, किसके लिए लड़ने आए हो, जिनके लिए लड़ने आए हो वो मौजें। वो इस किस्म की एक उन्होंने तकारीर तैयार की होती हैं चाइनीज़ ने, वो लाउड स्पीकर के ऊपर लगाते हैं बड़े बड़े, और वो फिर इंडियंस को सुनाते हैं पहाड़ों के ऊपर से इस तरफ को आवाज़ करके। तो पहले उन्होंने 1962 में भी ये टैक्टिस किया था और डीमोराइल करने की कोशिश की थी भारतीय फौजियों को, और इससे होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। जब कोई चीज़ आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ असर ज़रूर करती है, आप उसको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको लगता है कि आप उसके बारे में सोचें ज़रूर थोड़ा सा। और इस हाइट के ऊपर जहाँ पे आपकी अपने सोचने समझने की सलाहियत और आपके अपना जो फोकस है, फोकस बड़ी चीज़ होती है कि आपका अपना जो फोकस है वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुआ ऑलरेडी। इतनी हाइट के ऊपर जाके जब आपके दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलती है और आप आए हुए नीचे मैदानी इलाकों से, और आपको इस तरह की चीज़ें बार बार सुनवाई जाती हैं, तो ये आप पे इम्पैक्ट डालती हैं, ख़ासतौर पे उस वक्त जब आप सुबह सोकर उठते हैं या उस वक्त जब रात को आप सोने वाले होते हैं। तो इन दो टाइम्स के ऊपर चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इन लाउड स्पीकर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडियन फौजियों का फोकस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और वॉर टैक्टिस है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार। ये ऐसा होता था वर्ल्ड वॉर्स में। वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये जहाज़ों के साथ पंफलेट फेंकते थे, वर्ल्ड वॉर 2 में ये जहाज़ों के साथ पंफलेट फेंकते थे, ऊपर से बहुत सारे कागज़ गिराते थे, इश्तिहारात फेंकते थे जिसमें बताते थे कि आपकी फ़ौज जंग हार चुकी है, और फौजियों के ऊपर ये फेंकते थे कि आपकी आवाम आपको छोड़ चुकी है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा उस दौर में भी किया जाता था। हिटलर के दौर में ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हुआ था। इवन बरतानिया ने अपने शहरियों को कहा था कि आपके ऊपर किसी भी वक्त कीमियाई हथियारों का हमला हो सकता है, तो आप मास्क पहन के बाहर निकले, और बाहर हालात बहुत ख़राब हैं। और इस किस्म के पोस्टर्स उन्होंने भी लगाए थे और उन्होंने जहाज़ों से फेंके भी थे। तो बड़ा एक जंग के अंदर जो प्रोपेगेंडा है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि चीन के पास खाली जो है वो स्ट्रेटजी लड़ाई के लिए हथियारों की नहीं है, वो हर उस महाज पे तैयार है जहाँ से उसको लड़ाई लड़नी है। हम मुसलमानों के लिए एक बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि मुसलमान जो है वो बचपन से उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि शहादत एक चीज़ है, और वो उसकी तमन्ना करता करता बड़ा होता है, और अगर वो फौज में चला गया तो वो शहादत के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उसके लिए उसका मकसद बड़ा क्लियर होता है। लेकिन अगर आप किसी और फौज में भर्ती हो गए हैं, यानी इंडिया की फौज में भर्ती हो गए हैं आप, या आप अमेरिका की फौज में भर्ती हो गए हैं, या आप बरतानिया की फौज में भर्ती हो गए हैं, या आप चाइना की फौज में भर्ती हो गए हैं, आप दुनिया की किसी भी और फौज में भर्ती हो गए हैं, आपका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, तो फिर आप मरने के लिए भर्ती नहीं हुए, फिर आप मारने के लिए भर्ती हुए हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारे हर फौजी के पास लड़ने का एक मकसद है। आप जितने मर्जी भजन सुनाएं, जितनी मर्जी तकारीर सुनाएं, वो अकेला भी खड़ा होगा ना तो उसको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि ये जो कह रहा है इस पे कान नहीं धरने, उसको समझाना ही नहीं पड़ेगा, वो बड़ा क्लियर है।
हमारा फौजी दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे बहुत क्लियर है। और आपको पता है पाकिस्तान का फौजी वो दुनिया का वाहिद फौजी है जो मैदान जंग में सबसे ज़्यादा वक्त गुजार सकता है। पूरी दुनिया में मैदान जंग में वक्त गुजारने के एसओपीज बने हुए हैं कि इतने अरसे के बाद एक फौजी को मैदान जंग से फौरन निकाला जाएगा, वरना वो दिमागी तौर पे पागल हो जाएगा। फौजियों को वापस ले जाके उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अमेरिका में बहुत सारे फौजियों ने खुदकुशी कर ली है, बहुत सारे, इंडिया में करते हैं, हर जगह करते हैं। ये कश्मीर से वापस जाते हैं खुदकुशी कर देते हैं, ये हमसे क्या काम करवाया आपने। वो दिमागी तौर पर उनको पता चलता है ये मकसद ही नहीं था जिस पे हम गए थे, ये तो हम ज्यादती करके आए, इंसानियत का खून करके आए। लेकिन पाकिस्तान का आपको ये नहीं मिलेगा फौजी ने खुदकुशी कर ली। आपको पाकिस्तान का ये नहीं मिलेगा कि फौजी जो है वो दिमागी तौर पे मफलूज हो गया, ज़हनी मरीज हो गया। आपको यहाँ ऐसे ऐसे फौजी मिलेंगे जो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 2-2 जंगें लड़ी हुई हैं। वो आपको कहेंगे जी हमें बड़ा फख्र है अपनी लड़ाई के ऊपर और हमने दुश्मन को नाको चने चुपवाए, हमारी लड़ाई एक मकसद के लिए थी। आज जो तालिबान टीटीपी से लड़के आए हैं उनसे आप पूछें, वो भी आपको यही कहेंगे। तो मकसदियत बड़ी अहम चीज़ होती है। पाकिस्तान की फौज को आप कोई भी प्रोपेगेंडा करके, कोई भी पंफलेट फेंक के, कोई भी स्पीकर लगा के आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मकसद के लिए लड़ते हैं। इनका मजहब इनको इस तरफ जोड़ता है। और यही बात तो तारिक फतेह जो पाकिस्तान से गया हुआ वो हर वक्त इंडियंस को यही कह के तो डराता रहता है कि आपको नहीं पता वो कौन लोग हैं, आप तो मारने के लिए जाते हैं, वो मरने के लिए आते हैं। आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उनको अंदर से मारिए, उनको अंदर से तोड़िए, बराह रास्त लड़ाई में उनको हराना मुश्किल है। ये वो कहता है, तारिक फतेह इंडियंस को बताता है जाके। हमारा तो दुश्मन बना हुआ है ना, गद्दार बना हुआ है, लेकिन इंडियंस को वो यही बताता है जाके, डराता है उनको हमसे, ठीक करता है। ऐसे ही है हम, हमें अंदर से कोई ना मारे तो हमें कोई नहीं मार सकता। अब ये चीज़ जो है ये बाकी दुनिया के फौजियों में नहीं है, इवन चाइनीज़ में भी नहीं है। वो मरने के लिए नहीं, मारने के लिए आते हैं। उनको भी आप प्रोपेगेंडे के जरिए से काबू कर सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल इंडियन के साथ ऐसा कर रहे हैं। बड़े बड़े स्पीकर लेके आ गए, बड़ी बड़ी वो बैटरियाँ लेके आ गए, उनको सुनवा रहे हैं कि सुनो ये गाने पंजाबी में। पहले गाने सुनवाते हैं, फिर इंडियन फौजियों को डीमोरल करने के लिए बताते हैं कि सर्दी आ रही है तो तुम्हारे कपड़ों का क्या बनेगा, तुम्हारे खाने का क्या बनेगा, तुम्हारे रहने का क्या बनेगा, तुम्हारे पीछे बीवी बच्चे हैं उनका क्या बनेगा, सियासतदान तो मौजे कर रहे हैं, तुम्हारे कितने सियासतदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को फौज में भर्ती किया। इस किस्म के सवालात जो है ना चुभते हुए वो उनसे उठाते हैं। तो ये जो है इंडियन फौजी को बहुत तकलीफ देते हैं। और इंडियन फौजी आपने कई दफ़ा सुना होगा कि वो वीडियो बना के बगावत भी कर देते हैं। उनके घर वाले, जो कोई इंडियन फौजी मारा जाता है तो उसके घर वाले कह रहे होते हैं क्यों मार दिया, क्यों मरवा दिया, हमें क्या मिला। यानी पाकिस्तान के अंदर आप चले जाएं किसी शहीद की माँ के पास या बहन के पास, वो फ़ख्र से सर बुलंद करती है, उसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन गौर से देखें तो उसमें एक अज़म भी होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारा जो मारा गया वो क्यों मारा गया, रियासत हमें इसका जवाब दे। तो वो मरने के लिए फ़ौज में नहीं जाते, कमाई के लिए जाते हैं। बहुत फ़र्क है मकसद का। तो ये लाउड स्पीकर इंडिया को भारी पड़ रहे हैं फ़िलहाल, उनके अखबारात खुद बता रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।